जोशी, सीनियर आईवीएफ स्पेशलिस्ट फ्रॉम प्राइम आईवीएफ। काफ़ी लोगों ने मुझसे एक क्वेश्चन कहा है कि मैडम आप AMH यानी कि एंटी मुलेरियन हार्मोन पे हमें पूरा गाइड करें, पूरा टॉपिक बनाएं कि इसका क्या ट्रीटमेंट है, इसको कब से, इसको क्यों कराया जाता है और इसके बारे में हमें क्या क्या जानना चाहिए, क्या एक बार ये कम हो जाता है तो दोबारा बढ़ सकता है। तो इस सब के बारे में इतनी भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, लोग इतना जानना चाहते हैं, तो मैंने सोचा इसमें मैं एक डिटेल में आपके लिए टॉपिक बनाती हूँ। आपके जितने भी क्वेश्चंस मेरे पास आए हैं उन सब का मैं आंसर देने की इसमें कोशिश करती हूँ। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि जो AMH यानी कि एंटी मुलेरियन हार्मोन क्या होता है। जब भी आप किसी इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं या फिर गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो सबसे पहले वो आपका कहता है कि हम आपका AMH टेस्ट करा रहे हैं। तो इस AMH टेस्ट का क्या मतलब है? एंटी मुलेरियन हार्मोन ये आपकी ओवेरी की रिजर्व को दर्शाता है, यानी कि आपके ओवरी में अब कितने एग बचे हैं उसके बारे में एंटी मुलेरियन हार्मोन हमें बताता है। तो पेशेंट कहते हैं कि जैसे कि आप डे 2 पे बताते हैं कि डे 2 पे हमें सारे टेस्ट कराने हैं, तो क्या AMH को भी हम डे 2 पे ही कराएं? तो जो बेसल टेस्ट होते हैं जैसे कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, उनको हम पीरियड के सेकेंड डे पे करते हैं। जो AMH है उसका पीरियड से कोई रिलेशन नहीं है, वो आप कभी भी करा सकते हो, पीरियड के किसी भी दिन करा सकते हो, उसकी वैल्यू हमेशा सही आती है। ऐसा नहीं है कि डे 2 पे अलग आएगी और डे 15 पे अलग आएगी। तो AMH में आप एक बात ये अपने दिमाग में हमेशा क्लियर रखें कि इसे महीने के किसी भी दिन करा सकते हैं। फिर आपका एक क्वेश्चन आता है कि इसे खाली पेट कराएं या खाना खा के कराएं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो AMH है उसका खाली पेट या फिर खाना खाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप कभी भी खाना खा के भी करा सकते हैं, खाली पेट भी करा सकते हैं, सुबह भी करा सकते हैं, शाम को भी करा सकते हैं। तो ये तो हुई AMH की बात। कई बार क्या होता है, पेशेंट कहते हैं कि हमने 1 साल पहले जब AMH कराया था तब तो हमारा 2 आया था और अभी हमने करवाया तो हमारा 2.5 आया है। तो इसमें ये है कि AMH कभी भी आपका बढ़ता नहीं है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है तो आपका AMH एंटी मुलेरियन हार्मोन कम होता है। अगर आपकी 2 रीडिंग्स में जो कि 1 साल के बाद हुई हैं डिफरेंस आ रहा है और आपका बढ़ा हुआ आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी कोई ना कोई रिपोर्ट गलत है। वो लैब टू लैब वेरी करता है। तो इसमें फिर आपको एक फ्रेश AMH कराना चाहिए ताकि आपको पता चले कि आपका ओवेरियन रिजर्व कितना बचा है। आमतौर पर देखा गया है जब आपकी एज 25 से 30 के बीच में आती है तो AMH 3 या 3 से ज़्यादा होता है। 30 की एज में आपका 2.5 तक होता है। 35 की एज में आपका 2 या 1.5 तक चला जाता है और 40 के बाद आपका 1 से कम नैनोग्राम आता है। तो जब आप देखते हैं कि आपका AMH धीरे धीरे लो होता जा रहा है तो क्या आपके जो फर्टिलिटी है वो भी कम होती जा रही है? तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो AMH है वो एंटी मुलेरियन हार्मोन आपके एग की क्वांटिटी को बता रहा है, ये आपकी फर्टिलिटी पोटेंशियल को नहीं बता रहा कि आपके आगे बेबी होगा या नहीं होगा। AMH ये नहीं बता रहा है। जैसे कि AMH में ये है कि आपके कितने एग अभी बचे हैं पर उनकी क्या क्वालिटी बची है ये उसके बारे में नहीं बताता, ओनली क्वांटिटी बता रहा है। जो फर्टिलिटी पोटेंशियल है यानी कि आपके माँ बनने की क्षमता है वो आपकी 3-4 चीज़ों पे डिपेंड करती है, जैसे कि आपकी एज, आपका AFC काउंट और आपका AMH। आपका AMH जैसे कम है 1.5 है पर आपकी एज अभी 28-29 है तो एज आपके फेवर में है। आपका डॉक्टर आपका AFC काउंट करेगा, AMH करेगा और साथ में आपकी एज आपके फेवर में, इसलिए वो आपको नेचुरल भी ट्राई कर सकता है। आपकी एज 30 से कम है तो आपका IUI भी 2 या 3 बार ट्राई कर सकता है। ये नहीं है कि आपका AMH कम है तो वो डायरेक्ट आपको IVF पे लेके जाए, क्योंकि एज आपके फेवर में है, AFC काउंट आपके फेवर में है। परंतु जैसे जैसे आपकी एज बढ़ रही है, यानी कि आपकी एज है 40 ईयर्स और आपका AMH है 0.5, इसके बाद आपका AFC काउंट भी 2 या 3 आ रहा है, तो उस समय आपका डॉक्टर आपसे कहेगा कि आप सीधा IVF पे जाएं। और IVF पे भी आपके चांस कम है क्योंकि एज भी आपकी ज़्यादा है, AFC काउंट भी कम हो रहा है, साथ में आपका AMH भी कम हो रहा है। तो इस तरह से आपने देखा कि AMH आपकी फर्टिलिटी पोटेंशियल को बता तो रहा है पर एक्यूरेट नहीं बता रहा है, क्योंकि उसके साथ और भी चीज़ें आपको
होनी चाहिए, जैसे आपकी एज का होना चाहिए, एएमएच के साथ साथ आपका एएफसी काउंट भी होना चाहिए। और एएफसी काउंट हर डॉक्टर अपने हिसाब से देखता है। पीरियड के सेकेंड डे पे जब आपके वो ओवरी को अल्ट्रासाउंड से देखता है, टीवीएस करता है, तो वो आपको बताता है कि आपका एएफसी काउंट क्या है और आप किस प्रोटोकॉल पे जा सकते हो। तो एएमएच से आपका केवल आपके प्रोटोकॉल का डिसाइड होता है, एएमएच की वैल्यू से आपके ओवेरियन रिजर्व का डिसाइड होता है, पर क्वांटिटी डिसाइड हो रही है, क्वालिटी नहीं डिसाइड हो रही है। ये बात आप अच्छी तरह से समझ लें। अब पेशेंट कहते हैं कि हमारा एएमएच तो बहुत कम आया है, मैडम हम अपनी लाइफ स्टाइल में ऐसा क्या चेंज करें, हम क्या खाएं, हम कितनी एक्सरसाइज करें कि हमारा एएमएच बढ़ जाए। तो मुझे आपको ये बहुत अच्छी तरह से क्लियर करना है कि एएमएच अगर एक बार कम हो गया है तो बहुत मुश्किल है कि वो बढ़े। कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स आए जिनके बारे में ये कहा जा रहा था कि आप 3 से 6 महीने तक खाएंगे तो आपका एएमएच बढ़ जाएगा, पर काफ़ी स्टडीज़ हुई हैं, उनसे ये पता चला है कि ओनली 5 to 10% ही आपका एएमएच बढ़ा है। वो भी कोई ज़रूरी नहीं है, केवल ये रिसर्च चल रही है। जैसे कि आपका DHEA दिया गया, आर्जिनिन जो कि एक एमिनो एसिड है वो दिया गया आपको, इसके अलावा एमटॉड दिया गया, मिलेटोनिन दिया गया, CoQ10 जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट है वो आपके एएमएच बढ़ाने को दिया गया। पर इन सब का रिजल्ट क्या निकला? 3 to 6 मंथ की स्टडी के बाद आपको यही बताया गया कि इनसे आपको कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। अगर आपका एएमएच कम है तो वो और कम होता जा रहा है। आपको जल्दी डिसीजन लेना है। अगर आप कंसीव करना चाहते हो तो आपको जल्दी ही आईवीएफ कराना चाहिए, या आपकी एज कम है तो आपको इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से एडवाइस लेनी चाहिए। इसके बाद आया ओवेरियन पीआरपी। उसके बारे में भी काफ़ी बढ़ा चढ़ा के बताया गया कि प्लेटलेट्स रिच प्लाज्मा है जो कि आपकी ओवरी को एकदम से ये ना आपके एएफसी काउंट को बढ़ा देंगे, आपके एएमएच को इम्प्रूव कर देंगे। पर ये भी अभी रिसर्च पर्पज में ही है। रिसर्च के अकॉर्डिंग ही देखा जा रहा है कि आपका 5 to 10% ही इससे आपको बेनिफिट हो रहा है। और कई बार तो आप 3 या 4 ओवेरियन पीआरपी करा भी लेते हैं और इसके बाद के आपके एएमएच में कोई सुधार नहीं होता है। अभी स्टेम सेल आ रहा है। स्टेम सेल्स का भी यही है कि आपको कहते हैं कि 15% से 20% से ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा, पर ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें आपके बोन मैरो से स्टेम सेल्स ली जाती हैं जो कि आपकी ओवरी में डाली जाती हैं। इसमें आपको एडमिशन की ज़रूरत पड़ती है, एक सुपरविजन में कराया जाता है और इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो क्या ये भी अभी केवल रिसर्च पर्पज में ही चल रहा है? इसमें आप गारंटी से नहीं कह सकते कि आपका एएमएच पीआरपी से या स्टेम सेल से या ये जो हम एडजुटेंट्स दे रहे हैं इनसे बढ़ जाएगा। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि आप जब भी आप अपना एएमएच करा रहे हैं और आपको पता चल रहा है कि आपका एएमएच कम हो रहा है, तो आपको जल्दी से जल्दी अपने इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट की सलाह से अपना आगे का ट्रीटमेंट डिसाइड करना चाहिए। अब ये तो हुआ एएमएच कम या एएमएच के बारे में। क्या ऐसा भी है कि एएमएच ज़्यादा आता है? तो ये भी हाँ, एएमएच कई बार आपका 3, 4, 5 हम नॉर्मल मानते हैं। अगर 5 से ऊपर आ रहा है, कभी 6 आता है, 8 आता है, 9 आता है, 12 आता है, तो हम कहते हैं कि आपका एएमएच हाई है। अब एएमएच हाई आपको क्या बताता है? जब हम उसकी हिस्ट्री लेते हैं, हम देखते हैं कि आपका एएमएच हाई आ रहा है, तो पता चलता है कि उनके पीरियड्स इरेगुलर हैं, यानी कि कभी 2 महीने बाद आ रहे हैं, 3 महीने बाद आ रहे हैं। इसके बाद हम उनका स्कैन करते हैं। जब हम उनका बेसल स्कैन करते हैं तो पता चलता है कि उनकी ओवरी में मल्टीपल सिस्ट है। तो क्या ये पीसीओडी को डिनोट कर रहा है आपका एएमएच हाई? तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको पीसीओडी है तभी आपका एएमएच हाई आएगा। पीसीओडी एक अलग बीमारी है, एएमएच हाई एक अलग है। कई बार एएमएच हाई होता है पर आपके पीरियड्स रेगुलर होते हैं, तो केवल आपके काफ़ी सारी सिस्ट होती है ओवरी में। अगर पीसीओडी है तो पीसीओडी कोई कुछ सिम्टम्स का ग्रुप होता है पीसीओडी। उसमें केवल ये नहीं कि आपके पीरियड्स हाई, मतलब पीरियड्स चढ़ के हो रहे हैं, इसके अलावा आपके जो बॉडी पे बाल काफ़ी ज़्यादा होते हैं क्योंकि उसमें मेल हार्मोन्स ज़्यादा हो जाते हैं पीसीओडी में। आपके चेस्ट पे बाल आते हैं, आपके हाथों पैरों पे बाल आ जाते हैं, चिन पे बाल आ जाते हैं, इसको हिर्सुटिज्म कहते हैं। तो ये एक पीसीओडी का सिम्टम है। इसके अलावा जो आपके पीरियड इरेगुलर हो गए, ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो जाती है पीसीओडी में, यानी कि आपका बीएमआई कम हो जाता है और आपका वेट ज़्यादा हो जाता है। तो एएमएच अधिक होना ये डिनोट नहीं करता है कि आपको पीसीओडी है। एएमएच अधिक होना आपका ये बताता है कि आपकी जो ओवरी हैं उसमें मल्टीपल फॉलिकल्स हैं। जब आपका एएमएच हाई होता है तो आपको अपने इनफर्टिलिटी डॉक्टर से मिलना है, वो आपका प्रोटोकॉल डिसाइड करेगा, आपका अलग एंटागोनिस्ट प्रोटोकॉल पे आपका डालेगा। आप ओएचएसएस में नहीं जाएं तो इसलिए आपका ट्रिगर भी वो डिफरेंट देगा और इसके हिसाब से आपका वो आईवीएफ करेगा।
पर क्या AMH ज़्यादा या कम होने पे एग की क्वालिटी पे डिपेंड करता है? जैसा कि मैंने अभी आपको AMH कम होने तो बताया, अगर ज़्यादा होता है तो भी कहते हैं कि एग की क्वालिटी अच्छी नहीं मिलती। पर एग की क्वालिटी अच्छी नहीं मिलती पर आपको काफ़ी सारे एग मिल जाते हैं। जब आपको काफ़ी सारे एग मिलते हैं तो आपके एम्ब्रियो भी काफ़ी सारे बन जाते हैं, तो आपकी सक्सेस रेट इम्प्रूव हो जाती है। तो AMH ज़्यादा होने पे आपकी एग की क्वालिटी अगर ख़राब भी है पर आपके पास इतने एम्ब्रियो हैं कि आपका वो जो सक्सेस रेट है वो इम्प्रूव हो जाता है। और OHSS से बचाने के लिए आपको जो ट्रिगर दिया जाता है वो डिफरेंट दिया जाता है। तो इसलिए आपका चाहे AMH कम है ज़्यादा है, आप हमेशा अपने गायनी से, अपने इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से मिलें। AMH के बारे में अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन है तो आप सजेशन बॉक्स पे जाके पूछ सकते हैं या मुझे ईमेल कर सकते हैं। धन्यवाद।